को पहले राजीव आज आपके पास आ रही हूं क्योंकि राजीव तारीख तो बदल गई है लेकिन आरोप वही कि डर और पहले ही हार स्वीकार कर ली है। ये विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से खास तौर से लगाए जा रहे हैं। अब यहां पर तारीख बदल गई है लेकिन लिस्ट आउट अब भी नहीं हुई है। दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि भाई तारीख बदल दी, नामांकन की आखिरी तारीख तो वही है, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर, चयन को लेकर अभी भी कशमकश दोनों ही तरफ दिख रही है। एक तरफ अंतरकलह गुटबाजी कांग्रेस की बात कर ले और दूसरी तरफ जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही है, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। तो अब तारीख बदलने के बाद मौजूदा स्थिति, अब आपको ये मल्टीपोलर होते हुए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए पूजा, 100 घंटे का फर्क पड़ता है जब 1 तारीख को मतदान हो या 5 तारीख को मतदान, और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का जो माहौल है उसमें इस 100 घंटे से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात की, मैं यकीनन आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के लिए है, दोनों पार्टियों में। वजह यह है कि 2500 यानी 2500 से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवारी का अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नेताओं ने डाला है। अब आप समझिए कि 2410 को तो मिलेगा नहीं, 90 सीटें पे 90, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट पे कोई नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 2400 से ज़्यादा उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा। और आपको मालूम है कि राजनीतिक कार्यकर्ता एक मूड, एक माहौल के हिसाब से ज़्यादातर चुनाव लड़ने की फिराक में रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि 2400 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें से 90 ही चुनाव और लड़ जाएं तो फिर, और जो मजबूत कैंडिडेट हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा माहौल में निश्चित तौर पर जो सिटिंग विधायक हैं और तमाम वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा दमदारी और बहुत ज़्यादा दावेदारी है। मैं तो जाते रहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के घर भी, वहाँ हजारों की संख्या में लोग, अभी सुबह आप किसी को भेज दीजिए 200-400 से ज़्यादा 4 व्हीलर्स वहाँ आपको खड़ी मिलेंगे, 1000-2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर खड़े मिलेंगे। इसी तरह कुमारी शैलजा के घर पर भी आपको बहुत सैकड़ों गाड़ियाँ और सैकड़ों लोग वहाँ पर भी मिलेंगे। तो टिकटों के बंटवारे के लिए कांग्रेस में बहुत ज़्यादा माथापच्ची चल रही है, और एक बार जब उम्मीदवारों की लिस्ट आउट होगी तो फिर स्थिति क्या होगी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी खुद ये चाहती है कि 12 तारीख नामांकन की डेट है लास्ट, उससे 1-2-3 दिन पहले ही कैंडिडेट अनाउंस किए जाएं, या जिन जगहों पर सर्वसम्मति वाली सीटें हैं वहां पर अनाउंस अभी किया जाए और फेजेस में अनाउंस किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट का इंतजार भी किया जाए। दूसरी तरफ अभी तक मेरे देखने में, या दर्शकों को भी या आपको भी, मेरे देखने में ऐसा नहीं हुआ कि पिछले 10 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो और टिकटों का नाम फाइनल हो जाए, लेकिन वो ऐलान न किया जाए और कहा जाए कि बाद में ऐलान होगा। आमतौर पर आप देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की शाम या रात बैठक होती है, अगले दिन सुबह या दोपहर तक लिस्ट जारी हो जाती है। असल में पहली बार पिछले 10 वर्षों में ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की केंद्रीय चुनाव समिति में भारतीय जनता पार्टी का नाम फाइनल किया, अगले दिन लिस्ट जारी की, और इतना बवाल हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष को अपने आप को चैम्बर में बंद करना पड़ा, दिल्ली फोन करके कहना पड़ा कि भैया ये लिस्ट अभी तत्काल के लिए वापस ली जाए, यहाँ बवाल बहुत है। और भारतीय जनता पार्टी ने दो घंटे के भीतर अपनी लिस्ट वो वापस ली। फिर फेजेस में उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम भी बदले। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये मुश्किल है। तो एक मजेदार बात कहिए या हरियाणा की लड़ाई टिकटों पे आई, जो मैं कहता हूँ वो बहुत हद तक सही है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की तारीखों के बदलने का। पूजा, बड़ा मजेदार और बड़ा हास्यास्पद है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसलों पर सवाल उठाया जाए, आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इलेक्शन कमीशन पर हमेशा सवाल उठाए गए। इस बार के चुनावी नतीजों की वजह से वो सवाल जो पहले उठाए जाते थोड़े कम उठाए गए, लेकिन नतीजों के बाद ये बात कही गई। लेकिन तब भी इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इन दिनों काम कर रहा है, वो कोई भी आदमी उसके तरीकों पर सवाल उठा सकता है। वो इसलिए
कि देखिए ये कोई आज की इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। इलेक्टोरल रोल बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक तैयारी होती है। तीनों इलेक्शन कमिश्नर वो स्टेट के कैपिटल में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से मिलते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री आते हैं, होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट, बड़ी लंबी चौड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज के बाद तारीखों के नाम का ऐलान होता है। क्या इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग को इस बात का पता नहीं था कि 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व है? मुझे लगता है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर तो कोई भी 5वीं में 5 साल का बच्चा भी हिंदुस्तान में जानता है कि ये 3 दिन छुट्टी है। बाकी छुट्टियां कहीं हो कहीं ना हो, लेकिन ये 3 छुट्टियां तो सबको पता है कि वो होंगी ही। बहरहाल 1 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि बहुत ही सोच समझ के और सारे स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके हमने ये तारीख का ऐलान किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के वो क्या चिट्ठी लिखते हैं? वो चिट्ठी लिखते हैं कि 28 सितंबर और 29 सितंबर को सैटरडे और संडे है। 30 तारीख की अगर कोई आदमी छुट्टी ले लेगा तो 1 अक्टूबर को मतदान है, वो भी छुट्टी है, और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश है। तो ये 5 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो हरियाणा के शहरी इलाकों के लोग, नौकरी चाकरी पेशा लोग, व्यवसायी लोग घूमने चले जाएंगे। इसलिए तारीखें बदल दी जाएं। आईएनएलडी ने भी यही तर्क दिया कि ये तो 5 दिन है, अगर 1 दिन की छुट्टी कोई ले ले 30 तारीख की तो 5 दिन को। इसी तरह बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारा 2 अक्टूबर को राजस्थान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, 1 अक्टूबर के लिए ही लोग जाने लगते हैं, तो उस मेले की वजह से 1 अक्टूबर को लोग शायद न रहे। ये 3 चिट्ठियां चुनाव आयोग के पास दी गई, जिसमें 2 में एक तर्क दिया गया, 1 में दूसरा तर्क दिया। अब देखिए कितना चिट्ठियों पर चिंतन मनन हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की और कल प्रेस रिलीज जारी की। मजेदार बात देखिए, 5 तारीख को डेट उन्होंने दी है, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, वो छुट्टी रहेगी। 3 तारीख को अग्रसेन जयंती है, उसकी छुट्टी रहती है। अगर कोई 4 तारीख की छुट्टी ले ले तो 5 तारीख को मतदान की छुट्टी है और फिर 6 तारीख को संडे है। यानी 5 छुट्टियां, एक छुट्टी लेने पर फिर इस वोटिंग डे में भी फिर 5 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं सिर्फ एक छुट्टी लेने पर। 2 तारीख 3 तारीख छुट्टी है, 4 तारीख की ले ले तो 5 तारीख को इलेक्शन है और 6 तारीख को संडे है। तो इतने विचार विमर्श के बाद जो तर्क पिछली चिट्ठी में दे करके तारीख टलवाई गई, वो तर्क आज की तारीख में भी यानी 5 तारीख पर भी लागू होता है। तो एक ये सवाल उठता है कि इतने सोच विचार विमर्श के बाद भी तारीख उसी तरह की दी गई जैसी परिस्थितियां पहले थी। और दूसरी बात, इससे जो 4 अक्टूबर को काउंटिंग होनी थी, अब उसको सरका करके 8 अक्टूबर किया गया। मूल बात यह है, चुनाव आयोग ने जब इन तिथियों का ऐलान किया तो एक सवाल ये भी उठा कि जब 2009 में 13 अक्टूबर को, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 13 अक्टूबर को 2009 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ घोषित हुए। 2019 में 2009 से मैं कह रहा हूँ, 2009 में 13 को, 9 अक्टूबर को दोनों के हुए थे। 2014 में 15 अक्टूबर को दोनों के हुए थे और 2019 में दोनों के 21 अक्टूबर के हुए थे। यानी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पिछले 3 बार से एक ही डेट पर हो रहे। लेकिन इस बार जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया कि आप प्रीपोन कर रहे हो हरियाणा को और पोस्टपोन कर रहे हो महाराष्ट्र को, उसकी वजह क्या है, तब उसके जवाब आप सुन सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें बरसात को वजह बताया गया, गणेश चतुर्थी को बताया गया, तमाम चीज़ें बताई गई। और आपको जान के हैरत होगी कि गणेश चतुर्थी 14, 19, 24 में करीब करीब एक ही डेट, एक हफ्ते के आगे पीछे पड़ रही है। तो फिर यही चुनाव आयोग अपने हिसाब से, इसीलिए कई बार उस पर कई तरह की बातें भी की जाती हैं। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे जो लाडली बहना योजना के तर्ज पर एक ही योजना महिलाओं के खाते में पैसा डालने की है, सरकार की मंशा थी कि कुछ और किस्त चली जाए उसके बाद चुनाव हो, तो शायद इसीलिए ये बात आरोप लगाया जाता है कि इसीलिए चुनाव थोड़ा लेट हो गया। चलिए, तो अब इसके पीछे की जो राजनीतिक मंशाएं हैं वो भी अब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने सामने रखे हैं।